तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस गवर्नर जनरल के समय में सिक्किम अंग्रेज़ों के अधिकार में आया? किस गवर्नर जनरल के समय में आया सिक्किम जो है अंग्रेज़ों के अधिकार में? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एलनबरो या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो इस प्रश्न का आंसर लॉर्ड कैनिंग नहीं है, लॉर्ड एलनबरो नहीं है, लॉर्ड हार्डिंग नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनाम कमीशन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। इनाम कमीशन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? देखिए, इसके जो उद्देश्य था वो था भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। किस उद्देश्य से? भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना, ऑप्शन नंबर डी। तो 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। इस कमीशन का उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1856 ईस्वी में किसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थानांतरित किया? डलहौजी, कैनिंग, चार्ल्स मेटकाफ या फिर लॉर्ड मेयो? क्या है इसका उत्तर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी ने। तो देखिए, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थानांतरित किया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल जो है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापकत सिद्धांत के कारण याद किया जाता है और इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा को 1848 में जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि जो है वो दी गई थी? किसको दी गई थी इन चारों में से? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो ये दी गई थी बाबर को। किसको? बाबर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, बाबर को उसकी उदारता के लिए जो है वो कलंदर की उपाधि दी गई थी। सीधे सीधे इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबर की आत्मकथा जो है बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो इसको फारसी में लगाकर गलत मत कर देना, क्योंकि ये तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबर की आत्मकथा। तो देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है, जिसका अनुवाद बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। याद रखिएगा ये चीज़ भी। बाबर की आत्मकथा किस में लिखी गई है? तुर्की भाषा में, और इसका अनुवाद किया गया फ़ारसी भाषा में। और अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना। अब देखिए, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं तथा उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? किसने की कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत? तो ये की थी शेरशाह सूरी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी, कान्हरा आदि जो हैं वो किसकी कृतियाँ हैं? किसकी कृतियाँ हैं ये? इन तीनों में से, चारों में से अगर किसी की नहीं है तो डी लगाइए इसका आंसर। तो ये वैसे तानसेन की कृतियाँ हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, यह सब जो है वो तानसेन की प्रमुख कृतियाँ हैं। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म हुआ था 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में। इनका असली नाम क्या था पूछा जाता है परीक्षाओं में? राम तनु पांडे था। अकबर इन्हें कंठीभरण वाणी विलास की उपाधि देकर सम्मानित किया था अकबर ने। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर के द्वारा जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। एक नाम था ना यहाँ पर, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। तो अकबर ने इनको किसकी उपाधि दी थी? जड़ी कलम। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी हरिदास किसके काल के एक महान संगीतज्ञ थे? किसके काल के एक महान संगीतज्ञ थे स्वामी हरिदास? ये अकबर के काल के थे। किसके काल के थे? अकबर के काल के। तो अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। यह वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। और यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया में जाना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि वह केवल भगवान के लिए गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर के काल को किस साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर के काल को किस साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, फारसी साहित्य या अरबी साहित्य? तो अरबी साहित्य नहीं है, फारसी साहित्य नहीं है, उर्दू साहित्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी साहित्य। तो देखिए, अकबर के काल को जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहांगीर ने संस्कृत के किस कवि को पंडित राज की उपाधि प्रदान की?
जहांगीर ने संस्कृत के किस कवि को पंडित राज की उपाधि प्रदान की? जगन्नाथ, हरिदास, रामदास या फिर कृष्णदास? तो इसका आंसर क्या है? जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने उस्ताद मसूर को, नादिर अल उस तथा अबुल हसन को किसकी? नादिरुज्जमा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 एक आसान सा प्रश्न है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? देखिए, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसको काल को कहा जाता है, तो आप आंसर करोगे शाहजहाँ के काल को। तो देखिए, जहांगीर के समय को चित्रकला का जो है वो स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का हो या किसी जीवित व्यक्ति का हो या किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, वह मेरे द्वारा देखते ही तुरंत बताया जा सकता है, या मैं उस चित्र को देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख एक चित्रकार ने लगाई हो, भौहें किसी और ने लगाई हो, और तब भी मतलब जहांगीर के कहने का मतलब है, यदि कोई पोस्टर है, मान लीजिए किसी का पोस्टर है, अब इस पर भौएं किसी और ने बनाई, इसकी आंखें किसी और ने बनाई, इसकी दाढ़ी मूंछ किसी और ने बनाई, तब भी मैं ये जान लेता हूँ कि मतलब एक तरह से वो कहना चाह रहा है कि तब भी वो जान लेता है कि ये किस चित्रकार की कृति है। चाहे एक पोस्टर को या किसी एक चित्र को अलग अलग चित्रकारों ने बनाया हो और उसको नाम बता दिया हो कि हाँ भाई आंखें इसने बनाई है, इसके होठ इसने बनाए हैं, इसके बाल इसने बनाए हैं, तभी वो बता सकता है कि इसकी नाक इसने बनाई है, इसकी भौहें इसने बनाई है। यही है इस एक्सप्लेनेशन का उचित। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, धर्मठ का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों के तीनों। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। तो देखिए, उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किसको कहा जाता है जिंदा पीर? देखिए, अलग अलग पूछे जा सकते हैं, जैसे जिंदा पीर किसको कहा जाता है, रंगीला किसको कहा जाता है, और घृणित कायर कौन है? तो घृणित कायर फर्रुखसियार है। रंगीला कौन है? मोहम्मद शाह। अब यहाँ पूछा गया है कि जिंदा पीर कौन है, तो जिंदा पीर कहा जाता है इनमें से किसको कहा जाता है? जिंदा पीर है यहाँ पर औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। और औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। कौन थे औरंगजेब के गुरु? मीर मोहम्मद हकीम। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट है, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में कहीं अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। बिल्कुल था, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञ को अवकाश दे दिया। सेकंड स्टेटमेंट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गईं। देखिए, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए, औरंगजेब ने गाना बजाना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने दरबार में साहित्य पर पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें जो हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गईं, लेकिन औरंगजेब स्वयं बीणा बजाने में दक्ष था, याद रखिएगा। तो 15 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 1 से 2 बार। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।